डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स ट्यूटोरियल्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही क्लास सेकंड है जिसमें मैं आपको थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा और वो पार्ट फर्स्ट होगा। तो फिर हम लोग अपने प्रेजेंटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। दिस इज थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट सेकंड। सो इन दिस section, in this video I will cover all the following topics. So starting with the video, the first topic is related to the meaning of demand. The second topic will discussing about the law of demand. The third topic here is what are the assumptions in the law of demand. The fourth topic is related to the importance of the law of demand. The fifth topic is related to demand schedule. The sixth topic is related to demand curve. The seventh topic is related to various determinants of demand. And the eighth topic is related to what are the different kinds of goods. The first topic is meaning of demand. Now in according to a layman, अब layman के हिसाब से क्या होता है? डिमांड डिजायर है, हमारी इच्छाएं, क्या क्या हम लोग पाना चाहते हैं, एक layman ऐसे ही समझता है. But in economics it has been defined differently. In economics, demand means both willingness as well as ability to purchase. तो फिर आपकी इच्छाएं भी होनी चाहिए लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए. ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या कह रहा है? एबिलिटी टू परचेज अ कमोडिटी बाय पेइंग अ प्राइस ऑल्सो इट्स एक्चुअल परचेजेस. मतलब पेमेंट भी करना है और असल में किसी चीज के परचेज को ही करने के बाद हम उस चीज को डिमांड कह सकते हैं. अदरवाइज वी कैन नॉट कॉल इट एज डिमांड. मियरली किसी चीज की विलिंगनेस होना कैन नॉट बी कॉल्ड एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एक आदमी जो है खरीदना तो चाह रहा है बट उसके पास पैसे अगर नहीं है, नॉट एबल टू पे द प्राइस, इट इज नॉट डिमांड इन इकोनॉमिक सेंस. तो उसको इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड नहीं कह सकते हैं. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का और आप जब आगे भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप इस टॉपिक को को रिलेट कर पाएंगे दूसरे टॉपिक के साथ. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्रेस करता है? इट एक्सप्रेसेस अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, तो ये बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है. किस तरीके का स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप? इट स्टैब्लिशेस अ इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस. डिमांड ऑफ द कमोडिटी और प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब उल्टा. यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? डिमांड कम होएगा, और अगर प्राइस कम होगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा. तो इस तरीके का कुछ इनवर्स रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है. तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड कुछ एजम्पशंस भी मान करके चलता है. अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट क्या है, ये मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में. तो फिर यहाँ पे क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डिमांड मीन्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल लीड टू राइज इन द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी. अगर किसी चीज का प्राइस गिरेगा तो फिर उसका डिमांड में राइज होगा उस कमोडिटी का, और राइज इन प्राइस विल लीड टू फॉल इन डिमांड. और अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर राइज होता है तो फिर डिमांड नीचे गिरेगा. लेकिन किस कंडीशन पे? अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, इसको सेटेरिस पैरिबस भी कहते हैं. मतलब बाकी चीजों में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे और तब हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा. द नेक्स्ट इज एजम्पशंस. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एजम्पशंस लिए गए हैं. जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी आपको बताया था, जो थ्योरी है वो एजम्पशंस पे बनता है और उन एजम्पशंस की टेस्टिंग होती है रियल कंडीशंस में. फिर अगर वो हमारे एजम्पशंस ट्रू प्रूव होते हैं इन रियल कंडीशंस तो फिर वी कैन कॉल इट एज थ्योरी.
तो सबसे पहला एजम्पशन है इनकम ऑफ द पीपल रिमेन्स अनचेंज, यानी कि किसी भी इंसान का जिसका कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस राइज होगा तो फिर डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो फिर डिमांड राइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये मान करके चलते हैं कि उस पर्सन का इनकम नहीं बढ़ रहा है या कम नहीं हो रहा है, अनचेंज्ड है, ठीक है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट assumption है टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि टेस्ट, प्रेफरेंसेस और हैबिट्स भी चेंज नहीं हो रहे हैं इंसान के जब वो किसी चीज की परचेजिंग कर रहा है, वो भी कांस्टेंट है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये कह रहा है कि रिलेटेड गुड्स जो हैं उनके रेट्स अनचेंज रहेंगे। फिर फोर्थ है नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस। जैसे कि इमरजेंसी टाइम में क्या होता है, जैसे हमें किसी कई बार होता है कि भाई प्याज के अगर रेट बढ़ रहे हैं, अनियन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं मार्केट में, तो फिर लोग उसको पहले से स्टोर करके रख लेना चाहते हैं ताकि प्रॉब्लम्स नहीं हो। जैसे कि इस पेंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ, लॉकडाउन होने वाला था तो तभी लोगों ने अपनी उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की किसी इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं कर सकता ऐसे सिचुएशन में। नेक्स्ट है द कमोडिटी इन क्वेश्चन इज नॉट कंज्यूम फॉर इट्स प्रेस्टीज वैल्यू। ये प्रेस्टीज वैल्यू को भी कंसिडर नहीं करेंगे कि भाई कोई प्रेस्टीज वैल्यू गुड्स जो होते हैं वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है। इसको भी हम लोग आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ पर इसके यूजेस होते हैं? सबसे पहला तो जैसे कि बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, और प्राइस कम होगा तो फिर डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी ये डिफाइन करता है कि भाई हम लोग ज्यादा रेट पर कम चीजें खरीदेंगे और कम रेट पर हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, विल बाय मोर, और एट हाई प्राइस वी विल बाय लेस, ठीक है। और ये हमारा टैक्सेशन थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनसे या तो टैक्स लेती नहीं है और या तो बहुत कम लेती है, और जो हायर इनकम ग्रुप्स के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा हो गया। यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमें मदद करता है डिसीजन लेने में। फोर्थ इज वाटर डायमंड पैराडॉक्स। अब देखिए यहाँ पे वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या है। हम लोगों के लाइफ में वाटर जो है वो ज़्यादा यूटिलिटी है उसकी, ठीक है, मोर यूटिलिटी। डायमंड क्या है, एक तरीके का प्रेस्टिजियस आइटम है, यानी कि हम लोग उसको दिखाने के लिए लेते हैं या फिर अपनी सोशल वैल्यू बढ़ाने के लिए परचेज करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू यूटिलिटी वाटर की तरह नहीं है। बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव वाटर फॉर 1 2 और मोर देन दैट, तो फिर आपको क्या हो सकता है, इट कुड बी एंडेंजर योर एग्जिस्टेंस, योर लाइफ। लेकिन डायमंड अगर आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए। नेक्स्ट इज अ डिमांड शेड्यूल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डिमांड शेड्यूल क्या है, दो तरीके के कह रहे हैं यहाँ पे। एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम लोग किसी पर्टिकुलर हाउस होल्ड या कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं, और मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम लोग मल्टीपल हाउस होल्ड्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे अलग अलग प्राइसेस हैं, 100, 150, 200, 250, 300। यहाँ पे बताया कि भाई देखो 100 पे ये डिमांड ज्यादा कर रहा है, और 300 पे देखिए डिमांड कितना, ओनली 20। 100 पे डिमांड कर रहा है 150 केजीज, और 300 पे ओनली 20 केजीज। अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, एक पर्टिकुलर किसी पर्सन का डिमांड शेड्यूल है। अब ये जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग कंज्यूमर्स हैं, ए बी सी, तीन अलग अलग कंज्यूमर्स हैं,
और यहाँ पे प्राइस दे रखा है 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पे अलग अलग कंज्यूमर्स ने अलग अलग प्राइसेस पे कितना परचेजिंग किया है, किसने कम किया है किसने ज़्यादा किया, ये यहाँ पे डेफिसिट किया हुआ है। तो ये क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल एक एवरेज देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल ये कितना डिमांड हुआ है, 3+1+1 is equals to 5। नेक्स्ट 5+3 8 9 10, here 10। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल में मल्टीपल कंज्यूमर्स का डिमांड पैटर्न स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। डिमांड कर्व इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल है उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होगा, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप लोग अपने स्क्रीन पे देखेंगे डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है हमारा, दिस इज आवर डिमांड कर्व। तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसका। सो डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो ये क्या इंडिकेट करता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप इंडिकेट करता है, यानी कि अगर ये हम लोग ज्यादा प्राइस पे क्या खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, और कम प्राइस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। सो डिमांड कर्व्स इन नॉर्मल सिचुएशन ऑलवेज स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखिए यहाँ पर भी ये लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोप कर रहा है, ठीक है। तो this axis is known as x-axis and this axis is known as y-axis. On this we show quantity and at this we show price. ये आप लोग बेसिक्स याद रखना। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड का। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब है कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा, यानी कि हम लोग ज्यादा प्राइस पे कम खरीदेंगे और कम प्राइस पे ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर स्टैब्लिशेस अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब हमारा जब इनकम बढ़ता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा परचेजिंग करते हैं। और जब इनकम डाउन होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी डिमांड भी कम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकम राइजेस हिज डिमांड राइजेस एंड वाइस वर्सा, यानी कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा या फिर उसके विपरीत होगा। थर्ड पॉइंट हियर इज कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब है हमारी क्या आदतें हैं, हमें क्या अच्छा लगता है। जैसे कि अगर हम लोग अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में देखें, वहाँ के लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है। जैसे कि नॉर्थ इंडियन का अगर हम लोग देखें तो दे हैव गॉट डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट प्रेफरेंसेस। साउथ इंडियन हैव गॉट डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट प्रेफरेंसेस। उनका पहनावा, उनकी बोली या उनका जो लाइफ स्टाइल है, वे ऑफ लाइफ है, वो नॉर्थ इंडियन से डिफरेंट होता है। तो इससे भी डिमांड पर असर पड़ता है कि किन चीज़ों की कहाँ पर क्या डिमांड होगा, ठीक है। तो सोशल कस्टम, हैबिट्स ऑफ पीपल, फैशन, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक सब्सटीट्यूट गुड, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सटीट्यूट गुड मीन्स विच कैन बी रिप्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर, like tea and coffee। टी एंड कॉफी का कंजम्पशन सिर्फ किस लिए करते हैं, ताकि हम लोग रिफ्रेश फील करें या फिर हम लोग दोबारा से अपने आप को रिजुविनेट कर पाएं। तो फिर हम लोग उसके लिए टी भी कंजम्पशन कर सकते हैं और कॉफी भी कंजम्पशन कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज सब्सटीट्यूट गुड्स। वेयर एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड मीन्स विच आर यूज टुगेदर, लाइक टी एंड मिल्क। चाय को बनाने के लिए हमें उसमें वाटर, टी लीव्स प्लस मिल्क ये सब ऐड करना पड़ता है, तो दे कैन बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लाइक पेट्रोल एंड कार, गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, तो फिर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
तो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे एग्जॉर्बिटेंटली तो फिर जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने ट्रैवल को भी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, कम करेंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स का जब एक का रेट बढ़ता है तो फिर दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है, तो वहां पे क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड एंड डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, इसमें दो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा थे। एक था प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और दूसरा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उसके अलावा जो ये वाले सारे हैं, कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस कि भाई फ्यूचर में कोई प्राइस तो नहीं बढ़ जाएगा। फिर साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब डेमोग्राफी, तो कितना ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है या वहाँ के लोगों की इनकम कितनी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन करती है डिमांड को। तो the first two determinants are very important. These are also important. You should know all these things as well. The next thing is related to the types of commodities. ये आपको पता होना चाहिए types of commodities क्या होता है। Normal goods का मतलब होता है जब डिमांड जो है इनकम के साथ साथ बढ़ेगा, या फिर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है उसमें, उसको हम लोग नॉर्मल गुड्स कह सकते हैं। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है जब हमारा इनकम बढ़ जाए तो हम लोग उसका क्या करते हैं, कंजम्पशन कम कर देते हैं। गिवन गुड्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनकम के साथ रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश करते गिवन गुड का, बल्कि उसके प्राइस के साथ करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा अगर इनकम राइज होगा तो फिर क्या होगा, इसका डिमांड कम हो जाएगा। जैसे कि जो ऑर्डिनरी सीरियल्स हैं लाइक मेज, ज्वार बाजरा, तो ऐसे जब हमारा इनकम बढ़ जाता है तो फिर हम लोग इसका क्या करते हैं, कंजम्पशन कम कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ मैंने क्या क्या कवर किया था इस वीडियो में। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि भाई डिमांड क्या होता है। फिर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फिर एजम्पशंस में मैंने बताया कि क्या क्या इसके अलग अलग एजम्पशंस हैं। ये आप लोग आगे पीछे कर करके आप लोग देखना, एक बार दोबारा से रिवाइज करो। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व मैंने बताया आपको, स्लोप्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स टू द राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। डिटर्मिनेंट्स मैंने बताया आपको, लगभग अराउंड 7 डिटर्मिनेंट्स हैं, उसको आपको याद रखना है, और टाइप्स ऑफ गुड्स बताया। तो इन सब का आप लोग रिवीजन करो। यू कैन ऑल्सो रेफर बुक्स लाइक एच.एल. आहूजा, और भी कई सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुक्स हैं, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑलमोस्ट सेम ही होता है इसमें कंटेंट, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल कोर्स लाइक एमबीए, बीबीए, सो दीज लेक्चर्स आर वेरी यूजफुल फॉर दीज स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजीली समझाया है, प्रिसाइजली चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई हैं। तो यू मस्ट watch these lectures in order to understand the concepts of microeconomics. Thank you so much for watching the video, and I'll appreciate if you subscribe my channel, and for the next part of the theory of demand जो कि मैंने अभी पढ़ाया है, उसके आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा। So thank you so much. Thank you for watching the video and subscribe to my channel.